तो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लाया हूँ सोशोलॉजी का सेकंड चैप्टर पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 दे दिया था। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने वो चैप्टर समझ लिया होगा, तो आइए इस चैप्टर का ये पार्ट 2 समझते हैं। संदर्भ समूह, एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह, मतलब एक व्यक्ति या लोगों को समूह जो किसी की तरह देखने की इच्छा रखते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति या कोई लोगों का समूह है जो किसी की तरह बनना या किसी की तरह अच्छी तरह से उस व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, व्यक्ति या समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है। ऐसा कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा समूह जिसके जीवन शैली, जिसके जो पूरा तरह जिस तरह वो जीवन जीता है उसका अनुकरण, उसकी तरह व्यवहार कर, उसकी तरह उसके पूरे जीवन का अनुकरण, मतलब उसके पूरे जीवन जो जिस तरह वो जीवनशीला अपना जीवन जीता है उसका बिल्कुल का बिल्कुल अपने व्यवहार में उतार कर अपना भी जीवन व्यतीत करना। मतलब कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी समूह के बारे में व्यक्ति उसकी तरह ही बनना चाहता है, उसके जीवन शैली का बिल्कुल अनुकरण कर उसकी तरह बनकर अपने आप को उसकी तरह देखना चाहता। ठीक फ्रेंड्स, मतलब संदर्भ समूह जो होता है वो किसी व्यक्ति या समूह को अपना आदर्श मान लेते हैं। ठीक है, हम एक संदर्भ समूह के संबंधित नहीं है, लेकिन हम उस समूह के साथ खुद पहचाने जाते हैं। मतलब हम एक संदर्भ समूह के सदस्य नहीं, परंतु हम एक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा और लक्ष्य, उपलब्धियों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत। मतलब संदर्भ समूह में किसी संस्कृति, किसी के जीवन शैली, किसी की आकांक्षा, लक्ष्य, उपलब्धियों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण, मतलब किसी संदर्भ समूह के माध्यम से किसी व्यक्ति की आकांक्षा समझा जा सकता है कि उसकी क्या आकांक्षा है, क्या बनना चाहता है, क्या उसकी जीवन शैली है, क्या उसकी संस्कृति है। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी मिलने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है ये सब। ठीक है, औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह, जब औपनिवेशिक जब हमारा भारत क्या गुलाम था लोग किसी ब्रिटिश का, तब कैसे संदर्भ समूह होते थे। ठीक है, कई मध्यम श्रेणी के भारतीय ने बिल्कुल अंग्रेजी विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभव की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की। मतलब कई मध्य श्रेणी के जो भारत है, जो मध्यम वर्ग की श्रेणी के भारतीय लोग थे, वह अंग्रेजों की तरह बनना चाहते थे। उनको अपना आदर्श मान उनकी तरह, उनके जीवन का अनुकरण कर उनकी तरह बनना चाहते थे। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए इसका अलग अलग प्रभाव था कि जो अपने भारत की जो पुरुष थे और जो महिलाएं थे उनका अलग अलग मानसिक स्तर था। वह अलग तरह से जो अंग्रेजी औरतें थी उनकी तरह बनने चाहती थी, और जो पुरुष है वो अंग्रेज पुरुषों की तरह बनना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर भारतीय पुरुष ब्रिटिश पुरुषों की तरह ही कपड़े पहनना चाहते थे और भोजन करना चाहते थे। जो भारत के पुरुष थे वह ब्रिटिश पुरुष, जो अंग्रेजों के जो अंग्रेज जो पुरुष थे, अंग्रेज जो पुरुष अंग्रेज थे, उनकी तरह कपड़े पहनना और खाना खाना चाहते थे। और भारत की जो महिलाएं थी वो अपने तरीके से भारतीय बनी रही। यह कभी कभी बिल्कुल अंग्रेजी महिला की तरह थोड़ा सा होने की इच्छा होती, लेकिन वह पसंद नहीं करती। देखिए, और जो भारत की महिलाएं हैं वह कभी कभी, मतलब वह पूरी तरह भारतीय बनी रही, परंतु उनका कभी कभी थोड़ा बहुत मन करा कि इनकी तरह बन जाए, लेकिन वे तब भी नहीं रहे, उनकी तरह नहीं बनना चाहती थी। ठीक है, समकालीन अवधि में संदर्भ समूह, समकालीन अवधि जो थी उसमें संदर्भ समूह कैसा था। एक विपणन परिचय के संदर्भ समूह के समूह होते जो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद या खपत निर्णय के संदर्भ में फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं। मतलब इसमें एक परिचय ऐसा संदर्भ समूह होता है जो किसी व्यक्ति के लिए खरीद या खपत निर्णयों में संदर्भ एक फ्रेम के रूप में कार्य करता है। कपड़ों के खरीदने और पहनने के लिए चुनने में उदाहरण के लिए हम आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों जैसे मित्र, सहकर्मी, समूह सहयोगी, स्टाइलिस्ट संदर्भ समूह को संदर्भित करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अपने माता पिता को ले जाएं, अपने भाई या संबंधी को ले जाएं जो कि कपड़े खरीदने में एक्सपर्ट हो, जो कपड़े की क्वालिटी समझ सके, जो कपड़े को रेट नाप तोल बार्गेनिंग अच्छी तरह से कर सके। तो ठीक है, तो कई व्यक्ति उनकी तरह भी बनना चाहते हैं कि मैं भी इस तरह कपड़े ले सकूं। मतलब अलग अलग चीज़ें खरीदने पकड़ने की वह भी अलग अलग व्यक्तियों की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा संदर्भ समूह है। विभिन्न क्षेत्रों में खेल, संगीत, अभिनय और यहाँ तक कि कॉमेडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक विधित श्रेणी की हैसियत थी। सहकर्मी दबाव, किसी भी साथी को किए जाने में सामूहिक दबाव को संदर्भित करता है, जैसे किसी व्यक्ति के कारण करना चाहिए ही नहीं। मतलब सहकर्मी दबाव वो होता है किसी व्यक्ति को काम करने के लिए दबाव दिया जाता है, उसे सहकर्मी दबाव कहा जाता है। ठीक है,
समवेत समूह क्या होता है, अब ये पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। समवेत समूह ये एक प्रकार का प्राथमिक समूह है, ठीक है, जो समानते समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय के लोगों के बीच, मतलब समवेत समूह जो है ये एक प्रकार का प्राथमिक समूह मतलब कि जो प्रथम स्तर पे जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनता है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, जैसे कि एक समान आयु, मान लीजिए एक जिस प्रकार छोटे एक उम्र के जो बच्चे, मान लीजिए जो एक क्लास है अपनी 10th क्लास है, उसमें जो है आपको 90% जो बच्चे रहेंगे वो मिनिमम 15-16 एज के आपस में ही एक दूसरे के एज के मिनिमम होते हैं, लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो एक तो वो हो गया समूह, और एक होता है मान लीजिए एक ही व्यवसाय के जो व्यक्ति, मान लीजिए जो अपने कपड़े वगैरह बेचते हैं उनके, मतलब एक स्टार्टिंग दुकान से एंड तक के दुकान में पूरे पूरे कपड़े बेचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यवसाय या किसी एक समान आयु वाले समूह को समवेत समूह कहा जाता है। जो एक समान आयु के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या फिर जो समान व्यवसाय चलाते हैं, एक समान जो व्यवसाय करते हैं, उनको समवेत समूह कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार की प्राथमिक समूह है जो समान आयु, जैसे कि समान बच्चे होते हैं, समान आयु के व्यक्तियों के बीच बनता है, वो सब खेलते हैं एक साथ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तथा सामान्य व्यवसाय के लोग के बीच बनता है। समुदाय से तात्पर्य उन तरह के संबंधों से जो बहुत अधिक अधिक व्यक्तिगत घनिष्ठ व्यक्तित्व से चित्र होते हैं, मतलब समुदाय से तात्पर्य है जो आपस में बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही ज़्यादा अपने भाईचारे से संबंधित रहते हैं और बहुत ही घनिष्ठ रहते हैं, ठीक है, मिलजुल कर रहते हैं। समाज में यह समाज एक संज्ञा तात्पर्य हर समुदाय के विपरीत है, मतलब जो समाज है समुदाय के विपरीत है, जो समाज है वो समुदाय के विपरीत है, ठीक है। विशेषतः नगरीय जीवन के संबंध स्पष्ट बाहरी और अस्थायी होते हैं, ये जो है नगरीय जीवन पे होते हैं, और इनका जो अस्थायी होता है, समाज जो है अस्थायी होता है, वो एक जगह समाज नहीं रहता, समाज इधर से उधर चलता रहता है। समाज वो हमारा व्यक्तियों से बना है, जो हमारा समाज है वो व्यक्तियों के द्वारा से बना है, तो जो समाज है वो ये अस्थायी है। जैसे व्यक्ति अपना अवसर के लिए, अपना रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, समाज भी वह अस्थायी है, ठीक है। सामाजिक सत्रीकरण समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूह का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बढ़ जाना ही सामाजिक सत्रीकरण कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने हर जगह इंपॉर्टेंट लिख रखा है, देखो अंडरलाइन तो मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रखा है, अंडरलाइन सर्कल कर रखा है सब, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सामाजिक सत्रीकरण का मतलब होता है कि समाज के अंतर्गत समाज में पाए जाते हैं, जो समाज में अलग अलग समूह पाए जाते हैं, उनको ऊंच नीच छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बढ़ जाने सामाजिक सत्रीकरण। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि भाई वो ब्राह्मण है, वो ऊंची कास्ट का है, और ये भाई वैसे ये नीची कास्ट का है, ठीक है, ये एसटी है, ओबीसी, ये जो बोला जाता है इसी को सामाजिक सत्रीकरण कहा जाता है। मतलब कि समाज में जो समूह पाए जाते हैं अलग अलग, उनका ऊंच नीच छोटे बड़े के विभिन्न स्तरों में बढ़ जाना ही सामाजिक सत्रीकरण कहलाता है। सामाजिक सत्रीकरण की विशेषता, सामाजिक सत्रीकरण की क्या क्या विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सत्रीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है, जो सत्रीकरण होती है उसकी प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक मतलब समाज में सत्रीकरण पाया जाता है, इसलिए जो उसकी प्रकृति होती है सामाजिक होती है। सत्रीकरण काफ़ी पुराने, सत्रीकरण जो बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है, ठीक है। प्राचीन काल से जो हमारे पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे हमारे, क्या कह सकते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा, ये लोग भी पहले से ही अपने जो दलित वर्गों को नीची कास्ट से मानते हुए आ रहे हैं, और ब्राह्मण जो हम ब्राह्मण को उसको अपर कास्ट मानते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत ही पहले से ही चलते हुए आ रहा है। प्रत्येक समाज में सत्रीकरण पाया जाता है, हर समाज में सत्रीकरण पाया जाता है, क्योंकि समाज लोगों के द्वारा बना है, और हर समाज एक ही प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा नहीं बना रहता, ठीक है। सत्रीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, आयु वर्ग जाति। सत्रीकरण अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि आयु के आधार पर सत्रीकरण किया जाता है। मान लीजिए कि अगर पुलिस की भर्ती हो रही है तो एक समान आयु रहती है कि भाई इस आयु से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इस आयु से ऊपर ही होनी चाहिए, ये एक समान आयु से सत्रीकरण किया जाता है। वर्ग के आधार पर भाई ये वर्ग होता है, ठीक है, ये मैंने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय, ये वर्ग के आधार पर भी सत्रीकरण होता है, जाति के आधार पर भी सत्रीकरण होता है, ठीक है। सत्रीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है। सत्रीकरण के द्वारा जीवन अलग अलग व्यक्तियों की जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब अगर आप देख लेंगे कि अपना ब्राह्मण को, ये लोग वेजिटेरियन होते हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन जो अपना
ज़्यादातर ये जो अपने दलित वर्ग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो इसमें जो है अलग अलग समाज की जीवन शैली में अलग जो समाज में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी जीवन शैली में अलग अलग तरह के परिवर्तन और भिन्नताएं पाई जाती हैं। जाति के आधार पर जाति के आधार पर कैसे सत्रीकरण तो वो पढ़ते हैं। जाति व्यवस्था के सत्रीकरण में ब्राह्मण सबसे ऊंचा स्तर है। जो जाति के आधार पर अगर सत्रीकरण देखा जाए तो सबसे ऊंचा कौन है? ब्राह्मण। तथा शूद्र निम्न स्तर पर, जो शूद्र है वो निम्न स्तर पर, सबसे नीचे शूद्र है और सबसे ऊपर ब्राह्मण। ये सत्रीकरण किया गया कि ब्राह्मण सबसे पवित्र है तो उनको सबसे ऊपर, और शूद्र सबसे अपवित्र है इसलिए सबसे नीचे। ठीक है फ्रेंड, ये सत्रीकरण अपूर्णतः बंद है। ये सत्रीकरण जो है अपूर्णतः बंद है, पूरी तरह अब बंद हो चुका है। पहले ही चलता था, अब नहीं चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जाति संरचना में प्रत्येक जाति का संरक्षण ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ है। जाति संरचना होता है अपना उच्च मध्य निम्न वर्ग, ये जो जितने भी है अपना कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये दलित, ये जितने भी होते हैं इन सभी को एक जाति समाज में जो समाज में जो समूह पाए जाते हैं उनके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, उनके सत्रीकरण उनके ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ है। ये ऊंचा या नीचा इनके आधार पर बना हुआ है। ठीक है, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उससे उसी जाति का संतान प्राप्त होता है। जो मान लीजिए कोई एक बच्चा है वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाएगा। कोई एक वैश्य परिवार में ले तो उसको वैश्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसको उसी प्रकार की जाति का एक तरह से नाम दे दिया जाता है। ठीक है, समाज का 4 वर्गों में विभाजित है। समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित है। कितने? 4। ये पेपर में पूछता है, एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे कि कितने वर्गों में विभाजित है? 4 वर्गों में। कौन कौन सा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है फ्रेंड्स, जाति व्यवस्था को बदलते प्रतिमान, जो जाति में जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या बदल रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। खान पान संबंधी प्रतिमान में परिवर्तन, पहले खान पान में क्या रहता था कि भाई यही चीज़ खाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब इतने नहीं देखा जा रहा, जाति पात में इतना नहीं देखा जा रहा। ठीक है, व्यवसायिक प्रतिबंध में परिवर्तन, पहले क्या होता था कि मान लीजिए मच्छी, अगर कोई व्यक्ति मच्छी बेचता है तो उसका बच्चा भी मच्छी बेचता था। जो अगर पहले अपना बहुत से जो लकड़हार जो कुम्हार रहते थे उनके बच्चे भी कुम्हार रहते थे, जो मजदूर रहते थे उनके बच्चे मजदूर रहते थे। ये जाति प्रथा के द्वारा होता था कि जाति का प्रत्येक जो वंश आएगा वो भी वही कार्य करेगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे बंद हो गया है। ठीक है, विवाह संबंधी प्रतियों में परिवर्तन, पहले क्या जाति के अंदर ही विवाह होता था लेकिन अब जाति इतना नहीं देखा जाता। ठीक है, अब जिसमें जो हो रहा है उसमें हो जा रहा है। ठीक है, शिक्षा संबंधी प्रतियों में परिवर्तन, शिक्षा जितने पहले के समय में बच्चों को भी इतना नहीं, जो लड़कों को भी इतना नहीं पढ़ाया जाता था कि वो चाहते थे कि बच्चे फटाफट अपने काम पे लग जाए, वो भी अपना रोजगार कमाने लगे। ठीक है, तो ये हमारे जो समाज जाति में बहुत ज़्यादा है उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब वर्ग के आधार पर सत्रीकरण वर्ग के आधार पर सत्रीकरण जन्म पर आधारित नहीं है। अगर वर्ग के आधार पर जो सत्रीकरण है वो जन्म पर आधारित नहीं है। हमने क्या देखा, जाति जो है वो जन्म पर आधारित है। जाति जिससे जन्म पर आधारित होती है, हमने पीछे पढ़ा कि जाति हमारा जन्म पर आधारित होती है सत्रीकरण, परंतु जो वर्ग है वो जन्म पर आधारित नहीं है। वरन कार्य योग्यता कुशलता शिक्षा विज्ञान आदि पर आधारित है। यह है जो वर्ग है ये व्यक्ति के योग्यता कुशलता शिक्षा विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, वर्ग के आधार पर सबके लिए खुले, जो वर्ग है वो सबके लिए खुले हैं। व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकता है। मान लीजिए कोई मजदूर है, वो उसका बच्चा है, वो मजदूरी थोड़ा ना करेगा। अगर वो मेहनत करेगा तो कोई अफसर बन सकता है। तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति के जो मजदूर का लड़का था उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो गरीब से अमीर हो जाता है, तो वर्ग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति अपना वर्ग चेंज कर सकता है, अमीर से गरीब हो सकता है, गरीब से अमीर हो सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या उसके गुण कौशल योग्यता शिक्षा पे आधारित है कि व्यक्ति कितना अपने कौशलों का प्रयोग कर अपने आप को विकसित कर सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है। हर व्यक्ति का जो वर्ग है वो वर्ग के द्वार सबके लिए खुले हैं, वो सब प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है और प्रयास करने पर सामाजिक स्थिति में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया, गरीब से अमीर, अमीर से गरीब हो सकता है। ठीक है, और वर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, कृषक वर्ग। सबसे नीचे कृषक वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं जाति और वर्ग में अंतर हम देख लेते हैं। जाति और वर्ग में अंतर देख लेंगे फ्रेंड्स, इसके हमारे 5 पॉइंट्स इसमें समझ लेते हैं।
जाति जन पर आधारित होती है। तो मैंने पीछे बताया था कि जाति जन पर, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसको विशेषता मिल जाती है। सामाजिक परिस्थिति पर जो वर्ग है वो सामाजिक परिस्थिति पे कि अगर व्यक्ति गरीब परिवार में हो तो वो उसको क्या उसको निम्न वर्ग दे दिया जाएगा, कृषक वर्ग दे दिया जाएगा। ठीक है। जाति एक बंद समूह, जाति व्यक्ति कभी भी अपनी बदल नहीं सकता। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है उसको उस जाति की विशेषता मिल जाती है, इसलिए जाति कभी भी बदली नहीं जाती। परंतु वर्ग खुली व्यवस्था है, वर्ग को बदला जा सकता है। अगर मेहनत करे बच्चा तो अपने वर्ग को बदल सकता है। ठीक है। विवाह खान पान संबंधी कठोर नियम होते हैं। जाति में विवाह खान पान संबंधी कठोर नियम होते हैं। खान पान जो होता है वो पिछले जो पूर्वज चलते हैं वो खाना पड़ता है, वो बना के खाना पड़ता है। जो नियम है वो जाति के आधार पर करना पड़ता है। ठीक है। और वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है। मतलब देखिए, जो वर्ग व्यवस्था वो जाति के मुकाबले कम स्थिर है। वर्ग तो बदला जा सकता है लेकिन जो जाति है वह स्थिर है। जाति एक बार जिस व्यक्ति ने जिस परिवार में जन्म ले लिया उसको वही जाति मिलती है, वही उसकी विशेषता मिलती है, इसलिए वो स्थिर है, वो बदली नहीं जा सकती। परंतु वर्ग वो है अस्थिर है, वह बदली जा सकती है। ये प्रजातंत्र राष्ट्रवाद के प्रतिकूल और ये प्रजातंत्र राष्ट्रवाद के बाधक है। ठीक है फ्रेंड्स। सामाजिक परिस्थिति देख लेते हैं। परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान है। परिस्थिति जो है वो समाज में व्यक्ति की स्थिति, समाज में जो व्यक्ति की स्थिति, मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज में, मान लीजिए अपना क्या नाम है, रतन टाटा कह रहा हूँ, अंबानी जी हैं। इनकी जो समाज में जो स्थिति है ये अमीर है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट, वर्ल्ड में अपने इंडिया में सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक है। तो इनकी स्थिति क्या है, समाज में सबसे अमीर है। तो जो समाज में व्यक्ति की जो स्थिति है उसी को परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है। समाज में उनकी क्या स्थिति है, वो सबसे अमीर हैं, सबसे लग्जरी लाइफ जीते हैं। ठीक है। ये इनकी स्थिति है समाज में, इसी को परिस्थिति कहा जाता है। सामाजिक परिस्थिति जो समाज में व्यक्ति की स्थिति सामाजिक परिस्थिति है। ठीक है। और परिस्थिति को प्रमुख तौर पर दो भागों में रोल्फ लिंटन ने बांटा। परिस्थिति को जो है वो किसने बांटा, रॉल्फ लिंटन ने। आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है, 1 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है। तो उस परिस्थिति को 2 भागों में किसने बांटा, रॉल्फ लिंटन ने। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति की परिस्थिति जन पर आधारित होती है। ये परिस्थिति जो है जन पर आधारित है। मान लीजिए कि अब हमने अंबानी जी की बात छेड़ी, तो देखिए अंबानी जी हैं, उनका बच्चा जब को लड़के हुए तो अंबानी जी के जो लड़के हुए, ठीक है, उनको क्या स्थिति मिली कि वो अंबानी के लड़के हैं। ठीक है। उनको क्या अब पैसे कमाने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी खा सकती है आराम से। और उनके जो बच्चे हैं उनको क्या स्थिति मिल गई है, कि उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, चैन है, मतलब A to Z चीज़ है। ठीक है। तो जो प्रदत्त परिस्थिति है वो यही कहती है कि व्यक्ति को इसके लिए कोई प्रयास करने नहीं पड़ता, व्यक्ति को अपने आप मिल जाता है। ठीक है। मान लीजिए मैंने जो बताया अभी, अंबानी जी के जो लड़के उनका जन्म ही अंबानी के फैमिली में हो गया, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबका सब उनको उनके पिता के द्वारा मिल चुका है। ठीक है। ये परिस्थिति जन पर आधारित होती है जो कि बिना किसी प्रयास के स्वाद मिल जाती है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार लिंक कैसे, जैसे प्रदत्त परिस्थिति क्या हो सकती है, जाति। अब अंबानी जी एक हम कह सकते हैं अंबानी जी शायद अपने बनिया है, तो मान लीजिए वो जाति बनिया, उनकी जो जाति है वो बनिया है। ठीक है। उनके नातेदारी भी है। अब जो उनका बच्चा हो उनके पिता के साथ क्या है, उसके नातेदारी मिल गई। ठीक है। ये जन्म से ही उससे नातेदारी मिल गई है, जन्म मिला है अंबानी के लड़के को। ठीक है। लिंग भेद मिला है कि लड़का पैदा हुआ है। ठीक है। लड़के के रूप में उनका जन्म हुआ है। आयु मिला है कि हाँ भाई लड़का 2 दिन का, ये आयु जो कि प्रदत्त परिस्थिति, जो जिसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना नहीं पड़ता। अर्जित परिस्थिति पढ़ लेते हैं। जिन पदों या स्थानों मान लीजिए जिन पदों या स्थानों को व्यक्ति अपने गुण के द्वारा प्राप्त करता है वह अर्जित परिस्थिति होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक बच्चा है, अगर वो ध्यान लगा के पढ़े या खेल कूद में अच्छा है तो वो मेहनत करे, तो मेहनत करने के अपने गुण के आधार पर वो अगर मेहनत करे तो वो शिक्षा में भी अच्छी उपलब्धि पा सकता है, प्रशिक्षण में भी अच्छी उपलब्धि पा सकता है, मतलब कोच बन सकता है, धन कमा लेता है, अपने गुणों के द्वारा दौलत खूब सारा कमा लेता है। कमाता मतलब अपने परिश्रम कर प्रयास करके कमाता है। ठीक है। व्यवसाय अच्छी तरह से चलवा सकता है, अपना राजनीतिक सरता में भी जा सकता है। ये जो है अर्जित परिस्थिति है, जो व्यक्ति अपने गुण और प्रयास से मेहनत करके प्राप्त करता है, ये सब हमारी अर्जित परिस्थिति को कहा जाता है, अर्जित परिस्थिति। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे,
तो इसी को जो हमारे सामाजिक परिस्थिति को हमारे इसके द्वारा बांटा गया है। तो सामाजिक परिस्थिति, ठीक है, सामाजिक परिस्थिति को इस ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। सामाजिक परिस्थिति, मान लीजिए कि एक लड़की है, तो इसकी सब प्रदत्त परिस्थिति और सामाजिक अर्जित परिस्थिति के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति ये क्या है, पुत्री है, ये पुत्री, इसको जन्म से मिला है, पुत्री पैदा हुई है। ये क्या है, किसी की बहन होगी, ये भी जन्म से इसको मिला है। ठीक है, ये स्त्री के रूप में पैदा हुई है, ये भी इसको जन्म से मिला है। ये 17 वर्ष के, ये भी इसको जन्म से मिला है। मतलब इसको प्रकृति रूप से, जिसको इसके लिए इसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, इसको भगवान ने खुद किया है उस लायक। ठीक है, तो ये 17 वर्ष की हो गई है। अमेरिकन अफ्रीकन है, ये अमेरिकन अफ्रीकन है। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रदत्त परिस्थिति है, जिसको करने के लिए इसको प्रयास नहीं करना। परंतु अर्जित परिस्थिति क्या है, यह अपने गुणों और अपने आचरण से अच्छे मित्र बना लेती है, प्रयास करती है मेहनत करके, और मेहनत कर ये पढ़ाई लिखाई करके वकील बन जाती है, कामगार बन जाती है, पैसे कमाने लगती है, छात्र बनती है, किसी टीम के सदस्य बनती है, शिक्षक बनती है, सहपाठी बनती है, डॉक्टर। मतलब इसने अपने आप को इस ढाल दिया, मेहनत करके ढाल दिया, प्रयास किया, ये सब स्थितियाँ प्राप्त की, से अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंत संबंधित शब्द हैं। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, परिस्थिति और प्रतिष्ठा में क्या संबंध है। प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार होते हैं, हर स्थिति के कुछ अधिकार होते हैं। मान लीजिए कि जो अपने अंबानी जी के लड़के हैं, जब उनकी स्थिति, जब उनका जन्म हुआ उसमें, तो उनकी क्या अधिकार है कि वे अपने पिता के बच्चे हैं, तो उस पूरे घर पे, पूरे उनके इंडस्ट्रीज पे, पूरे के पूरे उनके कारोबार पे उसकी अधिकार, उनके लड़के का अधिकार है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हर परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार होते हैं, मूल्य होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकार से कुछ जुड़े मूल्य, प्रकार, प्रतिष्ठा कहलाते हैं। मतलब परिस्थिति या पदाधिकार, अब मान लीजिए जो अपने अंबानी जी के जो लड़के हैं, अनंत अंबानी, उनकी जो परिस्थिति मिली है कि वो अंबानी के लड़के हैं, उनको कोई प्रतिष्ठा, उनको जो मूल्य मिले, उनके पे पैसा दौलत हर चीज़ है उनके पास, अगर वो चाहे तो कारोबार में भी हाथ बटा सकते हैं। परंतु जो उनको जो प्रतिष्ठित या पद मिला है कि वो उनके बेटे हैं, जो उसके द्वारा जो उसको उनको मूल्य है, उसी को प्रतिष्ठा कहा जाता है। उनकी प्रतिष्ठा क्या है कि वो अंबानी जी के बेटे हैं, अमीर हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा है। तो क्या है, परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार प्रतिष्ठा कहते हैं। ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंच या नीचा दर्जा दे सकते हैं। उदाहरण, एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम क्यों ना हो। मतलब एक दुकानदार क्या अपने पेट पालने के लिए भाई वो 2-4 घंटे, या अपने अगर सुबह 9 बजे दुकान खोल रहा है तो शाम के 6 बजे तक बैठा रहता है कमाने के। परंतु जो डॉक्टर है वो लोगों की जान बचाता है, इसलिए जो उसकी प्रतिष्ठा है वो समाज में अलग है। भाई व्यक्ति है, अच्छा डॉक्टर है, ये समाज में सभी व्यक्तियों की जान बचाता है, अच्छी दवाई देता है, तो उसकी इज्जत की जाती है, उसी को प्रतिष्ठा कहा दिया गया है। ठीक है, तो भूमिका, जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। अब देखिए भूमिका का मतलब होता है जिसे व्यक्ति, जिस स्थिति, जब समाज में एक व्यक्ति को जो स्थिति मिलती है उसके अनुरूप व्यक्ति जो अपनी रोल निभाता है उसी को भूमिका कहा जाता है। मान लीजिए कि मैंने अनंत अंबानी की बात की, तो उनकी जो स्थिति है वो तो उनके लड़के हैं, तो वो जो रोल निभाएंगे वो अच्छी तरह से बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने माँ बाप का आदर करेंगे। ठीक है, अपने माँ बाप की जो कंपनी में, अपने उनके कारोबार में हाथ बटाएंगे, तो यही उनकी भूमिका हो गई। ठीक है, अपने परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने जो कार्य किया उसी को भूमिका कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भूमिका संघर्ष, यह एक से अधिक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं को असंगतता का यह है। भूमिका संघर्ष का मतलब है कि जब एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका संघर्ष कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, उदाहरण, मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाएं, जिसे घर पर भी माँ पत्नी की भूमिका और कार्यस्थल पर कुशल व्यवसाय के रूप में निभाना पड़ता है। मान लीजिए कि एक मम्मी होती हैं, हमारी प्यारी जो मम्मी होती हैं, वह घर पर अपने हमारे पापा के सामने एक पत्नी की कार्य करती हैं, एक पत्नी की भूमिका निभाती हैं, और अपने बच्चों को पालते हुए एक माँ की भूमिका निभाती हैं। और जब पति और बच्चे अपने अपने कार्य के लिए बाहर निकल जाते हैं तो वह एक जिम्मेदारी की भूमिका निभाती हैं, अपने बच्चे को पाल पोस के पढ़ा लिखा कर अपनी फर्ज पूरा करती हैं। तो जो एक व्यक्ति ही जब अलग अलग भूमिका निभाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब भूमिका स्थिरीकरण पढ़ते हैं।
भूमिका स्थिरीकरण, यह समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए क्या उदाहरण है, अक्सर पुरुष को कमाने के लिए तथा महिलाएं घर चलाते हैं। भूमिका सुदृढ़ का मतलब कहा जाता है ये समाज में कुछ व्यक्तियों को कुछ कार्य के आधार पर मान लीजिए बांट दिया है। जैसे कि जो अक्सर जो पुरुष होते हैं वो कमाने के लिए चल जाते हैं, जो महिलाएं का क्या कार्य है कि व्यक्ति वो बच्चों को ध्यान रखे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, और जो व्यक्ति पैसे कमा के ला रहा है उसका पुरुष, उसका पति जो पैसा कमा के ला रहा है उसको अच्छे पैसे अच्छे जगह यूज़ करे, उसका इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करे जिससे घर का अच्छी तरह से चलिए, ठीक है, पैसे उसे की दंगी ना हो, ये सब चीज़ ध्यान रखती है, ठीक है। तो इसी को भूमिका स्थिरीकरण कहा गया। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित बनाए रखने, सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज में नियंत्रण बनाए रखा जाता है। जैसे सामाजिक नियंत्रण हम कह सकते हैं पुलिस है, अगर पुलिस ना होगी तो लड़ाई दंगे होते रहेंगे, लेकिन अगर पुलिस है तो लोग लड़ाई दंगे करने से डरेंगे कि भाई पुलिस मारेगी, केस हो जाएगा, ये तो इससे समाज में नियंत्रण रखा है, समाज में एक अच्छी व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाई गई है, उसी को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, सामाजिक नियंत्रण की क्या आवश्यकता है भाई, ये समझना है, सामाजिक नियंत्रण का क्या महत्व है ये समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, सामाजिक जो व्यवस्था है, समाज में जो व्यवस्थाएं हैं कि भाई किसी को गाली गलौज नहीं करना, सब अपना भाई अपने अपने कार्य पे ध्यान दे, सब अगर कोई व्यक्ति किसी गली से निकल रहा है तो गाली गलौज ना करते हुए निकले, अपने कार्य से निकले, ठीक है, किसी को भी उल्टा सीधा नहीं बोलना, सब अपना अपना कार्य देखें। तो ये समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए समाज नियंत्रण जरूरी है। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने, जैसे मैंने बताया कोई व्यक्ति किसी को गाली नहीं दे सकता, इसी को मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। संस्कृति के मौलिक तत्वों की रक्षा, संस्कृति जो प्रत्येक व्यक्ति के जो मौलिक तत्व होते हैं, मान लीजिए भारत की जो संस्कृति है कि भाई दीपावली में हम ऐसे ऐसे करेंगे, लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, और कोई व्यक्ति अगर आके कह दे भाई मूर्ति नहीं खरीदो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इससे क्या है समाज में नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए समाज नियंत्रण आवश्यकता है, और जिससे व्यक्तियों की संस्कृति और मौलिक तत्वों की भी रक्षा होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है। तो समाज में जो अलग अलग चीज़ों पे लड़ाई दंगे सोने, जो समाज अव्यवस्था फैल जाती है, वो भी उसको व्यवस्था रूप में लाने के लिए सामाजिक आवश्यकता होती है, ठीक है। समूह में एक रूपता होती है, समूह में एक रूपता बनाने के लिए भी सामाजिक नियंत्रण का आवश्यकता होती है। अब सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार, देखो फ्रेंड्स इधर भी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा आप। सामाजिक नियंत्रण के कितने 2 प्रकार, औपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण जब नियंत्रण के संहिताबद्ध व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, उदाहरण कानून, राज्य, पुलिस आदि। मतलब ये नियंत्रण उसके आधार पर किया जाता है जब कोई व्यक्ति कोई कार्य गलत करता है या किसी को गाली गलौज करता है या कानूनी रूप से वह व्यक्ति कार्य ना कर किसी के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, तो जब नियंत्रण को व्यवस्थित रूप में लाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह औपचारिक साधन होते हैं, जैसे कि कानून, राज्य, पुलिस आदि। इनके द्वारा कानून समाज में व्यवस्था स्थापित अच्छी तरह से होती है, शांति व्यवस्था बनाई जाती है, ठीक है। ये हमारा औपचारिक नियंत्रण हो जाता है। परंतु अनौपचारिक नियंत्रण क्या होता है, ये व्यक्तिगत होता है, मतलब कोई प्रत्येक व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति के द्वारा होता है, असाहसिकीय होता है, ये असाहसिकीय होता है, ठीक है, और असंहिताबद्ध होता है, उदाहरण धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी आदि। ये जो होते हैं ये हमारे अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के बारे में किसी से लड़ाई कर रहा है, प्रथा के बारे में ये प्रथा ये गलत है, ये गलत है, परंपरा अगर किसी के बारे में, वो रूढ़ीवादी के बारे में गलत बातें कर रहा है, इनसे संबंधित अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ग्रामीण समुदाय जो हमारे पंचायती होते हैं, जातीय नियमों का उल्लंघन करने पर झुकीबंदी करते हैं। जो गाँवों में पंचायती व्यवस्था होती है, जो अपने आस पड़ोस होते हैं, जो समाज होता है, जो उसको दंड देता है, उसी को अनौपचारिक नियंत्रण कहा जाता है, ठीक है। अगर व्यक्ति से कोई गलती होगी समाज में तो उसको समाज गलती देता है, पंचायत गलती देती है, ठीक है, उसको पंचायत सजा देती है, तो उसी को अनौपचारिक नियंत्रण कहा जाता है, जिसमें किसी भी कानूनी रूप से साधन नहीं होता, उसे अनौपचारिक नियंत्रण कहा जाता है। आइए तो अब आ जाते हैं इसमें सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि, कि सामाजिक नियंत्रण की क्या दृष्टि है। प्रकारवादी दृष्टिकोण पे समझते हैं, व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। प्रकारवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि अगर व्यक्ति और समूह के व्यवहार को अगर नियंत्रित करना है तो उसके लिए बल का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, बल का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार और किसी व्यक्ति या किसी समूह के व्यवहार को नियंत्रित करना, मान कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है या कोई समूह सभी मिलकर किसी गांव पर, जैसे पहले जैसे हम कह सकते हैं कि अपने ये अंग्रेज थे पूरे पूरे भारत में अपने गलत कार्य करते थे, तो यह लोग गलत कार्य करते हैं जब किसी लोगों पर, तो इस प्रकारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से इनके ऊपर बल का प्रयोग किया जाता है। इनसे जैसे हमने आज़ादी के लिए लड़ाई करके हमने भारत को आज़ाद करवाया, तो इनके आधार पर यह बल का प्रयोग करना ही आवश्यकता होती है, इसकी ज़रूरी है। ठीक है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने का मूल्य और प्रतिमानों का लागू करना, मतलब समाज में अगर व्यवस्था बनाए रखनी है तो मूल्य और प्रतिमानों कानूनों को लागू जरूर करना है कि मूल्य क्या है और कानूनों को लागू करना जरूरी है अगर समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, संघर्षवादी दृष्टिकोण, समाज में प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण साधन के रूप में देखते हैं। समाज में प्रभावी, अगर मान लीजिए समाज में जो प्रभावी वर्ग है, जैसे कि पहले के समय में जो ब्राह्मण थे, ठीक है, वो निम्न स्तर के जो भी थे अपने वैश्य शूद्र पे जो अपने कार्य थोपते थे, उनको अत्याचार करते थे। ठीक है, तो इसी को संघर्षवादी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। जो समाज पहले के जो प्रभावी वर्ग थे वो निचले वर्ग पे अपने अधिकार थोप उन पे शोषण करते थे उनको। ठीक है, इसी को संघर्षवादी दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। कानून को समाज में शक्तिशाली और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखना, कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखना। जो कानून है उसको समाज में एक शक्तिशाली दस्तावेज के रूप में देखना, जिसके माध्यम से समाज में अच्छी व्यवस्था फैलाई जा सकती है और समाज में शांति बनाए रखी जा सकती है। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप लोग दिल खोल के एकदम सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कर दिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप तो जानते ही है ये जो वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स, सिर्फ आप लोग वीडियो देख लेते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।